मॉर्निंग बच्चों, मैं मंजू बंसल। कल हमने जैव प्रकम का पाचन तंत्र पढ़ा था। आज हम अगला टॉपिक श्वसन तंत्र के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं श्वसन तंत्र क्या होता है, तो श्वसन तंत्र होता है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, वो होता है श्वसन। श्वसन के अब पहले हम अपने वापस टॉपिक पर आते हैं। पाचन तंत्र हमने कल पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि विभिन्न जब पाचन होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट से सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ा जाता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। उस ग्लूकोज को किस प्रकार से तोड़कर ऊर्जा उससे अर्जित की जाए, उसको तोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो देखिए, हम बात करते हैं छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा ये छोटे जैसे अमीबा है, तो अमीबा में जो ऑक्सीजन ग्रहण लेने की क्षमता किसके द्वारा होती है? विसरण के द्वारा होती है। प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? विसरण के द्वारा होती है। सभी अधिकतर जीवों में यह प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? विसरण के द्वारा होती है। ये विसरण के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और विसरण के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। चलिए जी, छोटे अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्थलीय और जलीय। जलीय वो होते हैं जो जल में रहते हैं और स्थलीय वो होते हैं जो स्थल पर रहते हैं। अब हम बात करते हैं जलीय जीवों की। तो जलीय जीवों में आती है मछली। मछली आती है, तो आपने देखा होगा कि मछली जल में रहती है और जल में वायुमंडल की अपेक्षा ऑक्सीजन बहुत कम होती है। तो जो जलीय जीव होते हैं वो बहुत तेजी से इसमें रहने वाली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत कम ऑक्सीजन होती है और उसको बहुत द्रुतगामी तेजी से उनको ग्रहण करना होता है। इसलिए जलीय जीवों की जो श्वसन दर होती है वो स्थलीय जीवों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद स्थलीय जीवों की बात करते हैं, तो स्थलीय जीव फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं और क्योंकि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है, इसलिए वो आराम से, उनकी ज्यादा तेज गति नहीं होती, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अब हम वापस हमारे इस पे आ जाते हैं टॉपिक पे। जो स्तनधारी होते हैं वो फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं, कीट श्वास नली के द्वारा, जलीय जीव गिल के द्वारा, मेढक त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। तो श्वसन मार्ग किसे कहते हैं हम? श्वसन मार्ग वह मार्ग होता है जिसमें ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। वो क्या होता है? श्वसन मार्ग होता है जिसमें हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। देखिए, श्वसन तंत्र के लिए चित्र के माध्यम से आपको बताती हूँ। ये नाक है, नासाद्वार है। नासाद्वार में से हम नाक के द्वारा हम ऑक्सीजन को लेते हैं और ये कहाँ पहुँचती है? फिर ग्रसनी में पहुँचती है और ग्रसनी से कहाँ जाती है? कंठ में। कंठ से कहाँ पहुँचती है? ये श्वसनी, दो श्वसनियाँ होती हैं, श्वास नली में जाती है और श्वास नली किसमें बढ़ जाती है? श्वसनी में बढ़ जाती है और श्वसनी बाद में कहाँ चली जाती है? श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है और श्वसनिकाएं कूपिकाओं में, यहाँ पे कूपिकाएं होती हैं, उनमें वायु प्रवेश कर जाती है। इस तरह से ये श्वसन मार्ग चलता है। मैं आपको दोबारा बता दूंगी ये श्वसनीय और श्वसनी और श्वसन मार्ग इनके बारे में। तो देखिए, ये इस तरह से हमारे शरीर में ये श्वसन का जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। दोबारा देख लीजिए आप इधर। हमने देखा कि नासाद्वार से, यहाँ से, इसको दोबारा समझ लीजिए, नासाद्वार से प्रवेश करी, ग्रसनी से गई और ग्रसनी से कंठ में गई। कंठ इस तरह से इनकी संरचना होती है, तो इस तरह से संरचना होती है। ये क्या होती है? श्वास नली होती है। ये क्या होती है? श्वास नली होती है। श्वास नली जाकर बाद में ये श्वसनी में बट जाती है। ये क्या होती है? श्वसनी होती है। ये श्वसनी जाकर बाद में अनेक श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस तरह इनको क्या बोलते हैं? श्वसनिकाएं। और ये श्वसनिकाएं बाद में किसमें बढ़ जाती हैं? कूपिकाओं में बढ़ जाती है। जब हम कूपिकाओं को काटते हैं तो इसमें कोष दिखाई देते हैं, कूपिका कोष। ये क्या होते हैं? कूपिका कोष होते हैं और इन कूपिका कोषों पे इस तरह से रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला
जाल के द्वारा ये जो संपूर्ण ऑक्सीजन है उसका अवशोषण होता है और इस संपूर्ण रुधिर वाहिकाओं के द्वारा संपूर्ण शरीर में प्रेषित कर दी जाती है। तो इस तरह से ये होता है। अब इसको पूर्ण अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो नाक के द्वारा हम प्रवेश कराते हैं। हमारे शरीर में 2 नासाद्वार होते हैं और उन नासाद्वारों के द्वारा हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। नाक में बाल पाए जाते हैं और श्लेष्मा पाई जाती है। जो बाल होते हैं वो हमारे शरीर में जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है उसी को अंदर जाने देते हैं और धूल भरी वायु को बाहर ही रोक लेते हैं, तथा जो श्लेष्मा इसमें पाई जाती है नाक में वो हमारी नाक को नम बनाए रखती है। यहाँ से जो नाक के द्वारा फिर वायु कहाँ पहुँच जाती है, श्वसनी में पहुँच जाती है, ग्रसनी में पहुँच जाती है, सॉरी ग्रसनी। और देखिए बच्चों, एक ध्यान रखना, जो ग्रसनी और ग्रासनाल, जो हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था ग्रासनाल, ये दोनों बिल्कुल पास पास संरचनाएं होती है और इन्हीं के पास में एक संरचना होती है एपिग्लोटिस, जो हमारे ग्रसनी और ग्रसनी, जैसे एपिग्लोटिस का क्या कार्य होता है, एपिग्लोटिस का कार्य होता है कि जो श्वसन है वो ग्रसनी में जाए और भोजन ग्रास नली में जाए, ये उसका कार्य होता है। मतलब उसका कार्य होता है ध्यान रखने का कि जो भोजन है वो ग्रास नली में ही जाए और श्वास नली में, ग्रसनी में जाए। कई बार हम सोचते विचारते जब खाना खाते हैं तो हमारा ब्रेन डाइवर्ट हो जाता है, तो कई बार क्या होता है हमें हिचकी आने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है कि कई बार हम क्या होते हैं, जो भोजन होता है हमारा श्वास ग्रास नली में जाकर श्वसनी में, ग्रसनी में चला जाता है, इसलिए हमें कई बार हिचकी आने लगती है। और इसका नियंत्रण कौन करता है, एपिग्लोटिस करता है। यहाँ से ग्रसनी से श्वास नली कहाँ चल जाती है, कंठ में चली जाती है और कंठ से कहाँ चल जाती है, श्वसनिकाओं में। अब देखिए कंठ में ये यहाँ पे क्या होते हैं, ये उपास्थि के बलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उपास्थि के बलय पाए जाते हैं। ये छल्ले होते हैं इस तरह से, एक के बाद एक ऐसे छल्ले होते हैं। इनका क्या कार्य होता है, इनका कार्य होता है कि वायु को इधर उधर निपतित नहीं होने देते, वायु सीधे ही जाए, शरीर में कहा सीधे ही वायु प्रवेश करे। तो इसका उत्तर है ये वायु को निपतित नहीं होने देते, वायु को सीधे प्रवेश कराते हैं। अब यहाँ से वायु कहाँ पहुँच जाती है, फेफड़ों में, श्वसनिकाओं में पहुँच जाती है। श्वसनी में पहुँच जाती है, श्वसनी आगे श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसमें असंख्य कूपिकाएं पाई जाती है, लाखों कूपिकाएं, मिलियंस कूपिकाएं पाई जाती हैं। ये मिलियंस कूपिका, 1 मिलियन में बराबर होता है 10 लाख। तो एक हमारे दोनों फेफड़ों में कम से कम 30 लाख मिलियन कूपिकाएं पाई जाती है। बहुत इसमें जो कि हमारे इसके सतह को, क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं। ये जो फेफड़े होते हैं, हमारे 2 फेफड़े होते हैं, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। जो फेफड़े के ऊपर एक परत होती है, ये किसकी बनी होती है, प्लूरोमेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, प्लूरोमेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। आजकल आपने देखा होगा कि जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें जो कोरोना का वायरस होता है वो इसी प्लूरोमेम्ब्रेन पर अटैक करता है और हमें ग्रसित, बीमारी से ग्रसित कर देता है। यहाँ से वो जो सांस है वो कूपिकाओं में जाती है और कूपिकाओं में क्या पाया जाता है, रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। अब इन रुधिर कोशिकाओं के द्वारा संपूर्ण ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है और उस अवशोषित को विसरण के द्वारा यहाँ तक तो पहुँच जाती है। अब आगे कैसे पहुँच जाए, क्योंकि विसरण के द्वारा संपूर्ण क्रिया रुधिर वाहिकाओं तक हमारे ऑक्सीजन को पहुँचा दिया जाता है। जब ये रुधिर वाहिका है, हमारा जो रुधिर होता है उसमें एक श्वसन वर्णक पाया जाता है, एक श्वसन वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, श्वसन वर्णक पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये किसका बना होता है, आयरन से बना हुआ होता है। इस हीमोग्लोबिन के द्वारा ही संपूर्ण ऑक्सीजन हमारे संपूर्ण शरीर में भेजी जाती है। कई बार हमने देखा है कि हमें बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, तो ब्लड की कमी आ रही है। तो इसका मतलब है ब्लड की कमी आने से क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए हमें थकान वगैरह महसूस होती है, जिसके कारण डॉक्टर्स हमें क्या कहते हैं, आयरन की गोली खाने के लिए सलाह देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन से ही बना हुआ होता है, इसलिए डॉक्टर्स हमें हीमोग्लोबिन खाने की गोली खाने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से ये संपूर्ण तंत्र चलता है, इसमें ऑक्सीजन संपूर्ण शरीर में भेज दी जाती है और उसके द्वारा, अब देखिए ये जो श्वसन तंत्र होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक होता है निःश्वसन और एक होता है निःश्वसन। निःश्वसन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन को जब हम ग्रहण करते हैं
तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक पर्दा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। ये पेशियों से बना हुआ होता है, बक्षस्थल के बीच में होता है, इसे डायफ्राम कहते हैं। जब हम श्वास ग्रहण करते हैं तो ये पसलियाँ क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है और डायफ्राम नीचे चला जाता है और हमारे जो बक्ष गुहा है उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन के बढ़ने के कारण जो शरीर के अंदर है वो वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उस वायु दाब को पूर्ण करने के लिए जो ऑक्सीजन है वो संपूर्ण शरीर में भेज दी जाती है और जो कुपिकाएं वो फेफड़ों में भर जाती है और शरीर के सभी भागों में पहुंच जाती है तथा जो CO2 है वो विसर्जन वापस से CO2 ग्रहण कर ली जाती है संपूर्ण शरीर में। और ग्रहण करने के बाद क्योंकि वो कैसी होती है, ऑक्सीजन रहित होती है, उस समय जब हम श्वसन को निकालते हैं तो पसलियां तो नीचे आ जाती है और डायफ्राम ऊपर हो जाता है और हमारी बक्ष गुहा का आयतन छोटा हो जाता है तथा जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकाल लें, इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। देखिए, एक हमने पात्र ले लिया, इस पात्र में हमने CaOH को H2 चूने का पानी ले लिया और हमने इसमें क्या डाली, सांस छोड़ी, यहाँ से सांस छोड़ी, हमने सांस छोड़ी तो जैसे ही सांस जाएगी उससे रिएक्ट करेगी तो CaCO2 इसका रंग है जो बदल जाएगा, कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि हम जो छोड़ते हैं वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये हमारा श्वसन तंत्र है। आगे हम पढ़ेंगे परिवहन तंत्र। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था। कल का जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें श्वसन तंत्र के बारे में मैंने पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार और उसका रेखा चित्र। तो श्वसन के दो प्रकार से होता है श्वसन, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। जो वायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इससे CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा निकलती है। ये जो वायवीय श्वसन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और इससे बहुत अधिक मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है तो CO2 प्लस H2 प्लस ऊर्जा बनती है, इसे कहते हैं हम वायवीय श्वसन। इसके बाद आता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है और इससे इथेनॉल CO2 प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। इससे जो ऊर्जा निकलती है वो बहुत कम मात्रा में निकलती है। जब ग्लूकोज का विखंडन होता है एब्सेंस में तो एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके बाद है आपका रेखा चित्र है। ग्लूकोज के लेंगे और इसका जब विखंडन होगा ये कहाँ पे होगा, कोशिका द्रव में होगा। कोशिका द्रव में होता है और क्या बनता है, पाइरूवेट बनता है। पाइरूवेट 3 कार्बन वाला पाइरूवेट बनता है। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है हर ऑर्गेनिज्म में, छोटा ले लो बड़ा ले लो कोई भी जीव जंतु ले लो, ये सब में एक जैसी होती है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उसके बाद जब ये पाइरूवेट के विखंडन होगा तो ये 3 प्रकार से होगा। ऑक्सीजन के एब्सेंट में जो होगा वो कहाँ होता है, यीस्ट कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है, यीस्ट कोशिकाओं में होता है और क्या बनता है, एथेनॉल बनता है प्लस CO2 प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इससे CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके बाद एक और आता है आपके ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन के अभाव में, जो ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन होता है वो यीस्ट कोशिकाओं में पेशी कोशिकाओं में होता है। क्या होता है, पेशी कोशिकाओं में होता है और इससे क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये हमारा एक चक्र पूर्ण होता है। इसके बाद है हमारा परिसंचरण तंत्र।
परिसंचरण तंत्र।